नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। विधानसभा चुनाव से पहले, जी हां, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं ताकि वो वोटरों को लुभा सके। इसी कड़ी में आए दिनों अरविंद केजरीवाल नए नए ऐलान करते रहते हैं, जिसमें दो योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कर रखी है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। अरविंद केजरीवाल की एक और नई योजना सामने आई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावों से पहले सुरक्षा महिला को योजनाएं देने में लगातार तत्पर हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछली बार भी दो योजनाएं दी थी, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या चाहे वो पैसों की बात हो या फिर कई अन्य योजना की बात कही है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाद उन महिलाओं के लिए आदेश क्या है कि जो हमारे वॉलेंटियर आपके घर आ रहे हैं, आप उस फॉर्म को भरीजिए और शुरुआत भी आप अपने हाथ से कीजिए। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 1000 की बात कही थी, उसका भी रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद 2100 रुपये का प्रावधान सामने आया, उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा है कि कल से उन सभी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करना है जिनको ये लाभ मिलना है। यानी अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल लगातार नई नई योजना तो दे रहे हैं, लेकिन क्या चुनावों के बाद वो मिल पाएंगे या नहीं, ये सवाल बनता है। क्योंकि पिछली बार भी कुछ महिलाओं ने यह कहा था कि वो वादा करते हैं लेकिन मिलते नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बोलती है। क्योंकि कई बार इस तरह से धरना प्रदर्शन किया है कि 4-4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो अरविंद केजरीवाल ये कैसे देंगे। क्योंकि बता दें कि अब लगातार दिल्ली के अंदर हर जगह जो होर्डिंग लग रहे हैं उसमें यह क्या है कि दिल्ली की हर महिला को, यानी कि हर महिला, यानी घर में अगर 4 महिला हैं तो उनको 2100 रुपए दिया जाएंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है, दिल्ली का जो बजट होगा वो कितना होगा। और जो अगर दिल्ली की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा आबादी महिलाओं की होगी। क्या उतना बजट सरकार देती है? जो दिल्ली सरकार के पास इतना बजट है तो हर महीना दे सकती है। क्योंकि इस पर भी कहीं ना कहीं जनता की भी ये चाहती है कि आखिरकार अरविंद क्या कहते हैं लेकिन करते नहीं है। पूछना ये होगा कि इन योजनाओं से कितना लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, चुनाव के बाद क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे हेल्थ की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फ्री की बिजली की बात करें या पानी की बात करें या बसों की बात करें, अरविंद केजरीवाल लगातार ताबड़तोड़ लगातार योजनाएं दिल्ली की महिला को दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि खाली महिला को, उसमें बुजुर्ग हैं जो बेचारे चल नहीं पाते, बेरोजगार हैं, उनको क्या सुविधा वो दे रहे हैं, या फिर युवाओं के लिए वो क्या रोजगार दे रहे हैं, ये भी सवाल जरूर बनता है। देखते रहिए इंडिया वॉइस, दिल्ली से अजय चौहान की ये खास रिपोर्ट। अमित शाह की अंबेडकर पर टिप्पणी के बाद जैसा विवाद देश में हुआ था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सदर विधायक सुरेश यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू आतंकवादी संगठन है। ऐसा करार देते हुए उन्होंने और कई इल्जाम बीजेपी पर लगाए हैं। क्या कुछ हुआ इसके बाद, यानी कि राजनीति का पारा इस विवादित बयान के बाद कैसे चढ़ा, बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान देकर बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा विधायक ने तल्ख और विवादित बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है। सपा विधायक के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी सरकार को आतंकवादी संगठन करार दिया है। गन्ना संस्थान के पास आयोजित कार्यक्रम में सपा विधायक सुरेश यादव ने बड़ा हमला बोला बीजेपी पर और कहा कि यह बीजेपी सरकार नहीं बल्कि हिंदू आतंकवादी संगठन है, यह देश को बर्बाद कर रही है। सपा विधायक सुरेश यादव ने कहा कि बीजेपी देश को बर्बाद नहीं कर सकती है, इसका हमेशा समाजवादी पार्टी विरोध करेगी। सपा विधायक सुरेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल इस विवादित बयान के बाद
समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सीबीआई पूछताछ के बाद दलित उप डाकपाल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे अफसरों ने फंसाया है। वहीं 28 साल के राहुल कुमार के मरने के बाद जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। क्या कुछ लिखा है सुसाइड नोट में, विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में सीबीआई के छापे कार्रवाई के बाद उप डाकपाल ने रेल के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। दरअसल आपको बता दूं, परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उप डाकपाल लखापटी ब्लॉक में डाक खाने में तैनात था। आला अधिकारियों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था और उसे झूठे गबन के केस में फंसाया गया। लगातार उन्हें शिकायत भी की, मगर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई के दौरान उसको दोषी माना और जबकि उसे सस्पेंड कर दिया। परिवार वालों का ये आरोप है कि जो मंडल के अधिकारी हैं उनके जो पत्नी यहाँ पर तैनात है उनके किसी से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी इसे मिल गई थी, जिसके चलते इसको उत्पीड़न किया गया, जाति सूचक शब्द किए गए, जिससे परेशान होकर उसने रेल के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही आप मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक ने सुसाइड नोट भी दिया है। सभी पहलुओं पर इस मामले में जांच की जाएगी। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। वाराणसी में हाल ही में मिले महादेव के मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो जलाभिषेक करने के लिए निकले। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, यानी कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो जलाभिषेक करने में सक्षम हुए या नहीं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। मंदिर के मिलने के बाद वाराणसी में भी मंदिर मिले हैं। मंदिर के मिलने के बाद काशी में हिंदू संगठनों में उबाल दिखाई पड़ रहा है। तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा इस मामले में पूजा अर्चना करे जाने की मांग की है। बरसों पुराने बंद इस मंदिर पे हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बरसों पुरानी यह मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव के नाम से यह मंदिर जानी जाती थी। इस मंदिर में पूजा अर्चना की मांग को लेकर के हिंदू संगठनों ने लगातार मांग की है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। जांच की आदेश कार्रवाई पूरी होने के बाद ही हिंदू तमाम लोगों को दर्शन पूजा की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर के वाराणसी में भीप कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक करने की कोशिश की है। जलाभिषेक करने के लिए निकले भीप कार्यकर्ताओं को आज एडीएम सिटी आलोक सिंह ने रोका है। आलोक सिंह ने यह कहा कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी तरह की पूजा अर्चना की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मामले को में रोके जाने के बाद भीप कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि लगभग एक हफ्ते के अंदर में जांच पूरी की जाएगी। अब पुनः फिर आपको जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले में एक हफ्ते का समय मिलने के बाद भीप कार्यकर्ताओं ने इस बात को माना है और फिर पुनः वापस होकर के एक हफ्ते के बाद का समय लेकर के जलाभिषेक करने का निर्णय लिया है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर में यूपी पीसीएस परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। वहीं डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार जगह जगह जाकर निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद क्या कुछ उन्होंने आदेश निर्देश दिए हैं, बता रहे हैं सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई पीसीएस की परीक्षा। आपको बता दूं, बुलंदशहर में 21 केंद्र परीक्षा के बनाए गए थे, जिसमें मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर लगातार सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई थी। जिलाधिकारी बुलंदशहर और एसएसपी बुलंदशहर ने भी कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दूं कि परीक्षा केंद्रों पर बाकायदा पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। साथ ही साथ सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे, किसी भी तरह की कोई चूक परीक्षा केंद्रों पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलग अलग प्रदेश और जनपदों से आए सभी छात्रों ने परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दी और बुलंदशहर में शांतिपूर्ण तरीके से पीसीएस की परीक्षा समाप्त हुई। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। वहीं गाजियाबाद में भी यूपी पीसीएस परीक्षा 2 फेज में हुई। यहां पर परीक्षा की 31 केंद्रें बनाई गई थी, यानी कि सेंटर्स बनाए गए थे। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और डीएम गाजियाबाद ने परीक्षा केंद्रों को लेकर पहले निरीक्षण किया, उसके बाद क्या कुछ कहा, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी।
आज गाजियाबाद में यूपीपीसीएस की जो परीक्षा थी वो 2 पाली में थी, वो समाप्त हो चुकी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो दूसरी पाली है उसके जो है वो भी समाप्त हो चुकी है। जो पहली पाली थी वो लगभग 9:30 बजे जो परीक्षा स्टार्ट हो गई थी। अगर हम उसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 13,920 कैंडिडेट थे, और जिसमें प्रेजेंट कैंडिडेट यानी कि जो मौजूदा कैंडिडेट थे उनकी जो संख्या थी लगभग वो थी 5,190 के करीब, और जो एब्सेंट कैंडिडेट थे वो थे 8,700 कुछ। तो लगभग जो ओवरऑल हम बात करें तो ये 33% जो है स्टूडेंट जो है परीक्षा दी। और लगभग अब दूसरी पाली की हम बात करें तो दूसरी पाली 2:30 बजे से स्टार्ट थी, और 2:30 बजे जो परीक्षा स्टार्ट हुई तो लगभग उसमें जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे यानी कि जो मौजूदा कैंडिडेट थे, जो कि जनरल स्टडीज सेकंड का एग्ज़ाम था, उसमें 5,094 जो लगभग कैंडिडेट ने पेपर दिया। तो ओवरऑल जो आया वो है 37%। तो ठीक है, गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस गाजियाबाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर वाराणसी से है, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षाएं संपन्न कराई गई। सभी सेंटरों पर सख्त इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के। और इस बीच आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां की गई थी, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। पीसीएस प्री का एग्जाम पूरे यूपी में हो रहा है। आज लाखों की संख्या में पूरे यूपी में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए सेंटरों पे मुस्तैद थे। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। वाराणसी में भी पीसीएस प्री की एग्जाम में 22,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। 2 चरणों में जो है परीक्षा कराई गई है। दूसरी पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, और दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होते ही एक तरफ जहां सरकार ने नकल विहीन परीक्षा करा करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वहीं दूसरी ओर तो परीक्षा में शामिल छात्रों ने यह कहा है कि यह निष्पक्ष पारदर्शी तरीके के तौर पर सरकार ने परीक्षा कराई है। इस सफल परीक्षा कराए जाने को लेकर के अभ्यर्थियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है, बधाई दी है। परीक्षा साफ सुथरी हो, इसके लिए वाराणसी में 22,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। 49 सेंटरों को बनाया गया है। 100 मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया था। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वाराणसी में सेंटरों पे बॉल पेन से लेकर के तमाम छोटे से छोटे चीज़ों को चेक किया जा रहा था, कहीं किसी तरह से नकल न हो सके, कहीं पेपर लीक न हो। इसी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। हालांकि परीक्षा पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण का दूसरी पाली का परीक्षा भी खत्म हो चुका है। वाराणसी में लगभग 22,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है, और परीक्षा देकर निकले छात्रों ने इस मामले में यूपी सरकार को पूरी तरह बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। वहीं मिर्जापुर में भी यूपीपीसीएस के एग्जाम्स कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराए गए। जहां हजारों की संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिया है, वहां पर भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही डीएम और मजिस्ट्रेट जितने भी वहां पे थे वहां पहुंचे और केंद्रों का निरीक्षण किया। विस्तार से खबर पर जानकारी दे रहे हैं कमलेश कुमार। जनपद में बता रहे पीसीएस की परीक्षा हो रही थी, जहां पर सुबह 8 बजे से पूरे स्कूल में व्यवस्था सुचारू रूप से करके परीक्षार्थी लोग परीक्षा देने के लिए निकले थे। परीक्षा देने के बाद आज शाम हो गए 4:30 बजे। 4:30 बजे लोग परीक्षा दे के, जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सब परीक्षार्थी है पीसीएस की परीक्षा दे के अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ये सुबह से ही जो है कि अपना इंतज़ार कर रहे थे। जिस तरह से लोग का परीक्षा का आज दिन था, परीक्षा होने के बाद। और बता दें मिर्ज़ापुर की प्रशासन सुबह से ही जो है कि चप्पे चप्पे पर कई स्कूलों में जाकर भ्रमण की और नज़र बनाए रखी हुई थी। वहीं बता दें कि हर स्कूल कॉलेज में जो है कि आज परीक्षा पीसीएस की हो रही थी। वहीं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी चप्पे चप्पे पर प्रशासन की लगी हुई थी। यही बता दें कि मिर्ज़ापुर के जो ये राजकीय इंटर कॉलेज महुरिया में स्थित है, जहाँ पर इसमें मौजूद है एक भाई साहब हमारे साथ में है, ये कि ये परीक्षा पीसीएस के दे के आ रहे हैं। इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से परीक्षा इनकी। जी क्या नाम है आपका? इंडिया वॉइस में आपका बहुत स्वागत है। अजय कुमार भारती। कहाँ से आए आप? कैमरा भी। हाँ, तो किस तरह से परीक्षा आज हुई, क्या कहना चाहेंगे? पेपर ही बहुत ही बेस्ट था। सरकार की नीति के अनुसार जो पेपर हो रहा है बहुत ही अच्छा पेपर गया। और शायद जल्द मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पेपर सबका ही अच्छा होता है, हर स्टूडेंट का पेपर अच्छा होता है, लेकिन रिजल्ट हम मायने रखते हैं और रिजल्ट भी बताएगा पेपर के साथ। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्थाएँ क्या थी प्रशासन की? यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था वेरी टाइट है, और जितनी भी लोग जनता और जितने भी व्यवस्थापक हैं बहुत अच्छे तरह से किया। सरकारी गवर्नमेंट प्रशासन भी बहुत अच्छा यहाँ पर ध्यान दिया है। स्टूडेंट पर किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम का नहीं दिखाई दिया है। अच्छा पेपर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अभी जिस तरह से हमने बात किया है कि स्टूडेंट जो थे ये पीसीएस की परीक्षा देकर यहाँ पर सुचारू रूप से बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। उन्होंने बताया है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो एकदम बहुत अच्छे से हो गई। इस तरह से पेपर इस बार हुआ है कि इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। और भी देखिए हमारे पीछे दूर दूर से लोग अपना दूरी बना के धीरे धीरे सब लोग एकत्रित होकर एक एक करके निकलते जा रहे हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। पीसीएस परीक्षा केंद्रों की कुछ ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से भी सामने आई, जहां पर 17,088 बच्चों ने परीक्षा दिया, जिसके लिए 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और वहां पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। गोरखपुर में आज जो है पीसीएस परीक्षा के 1788 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हम आपको बता दें कि 2 पाली की यह परीक्षा आयोजित की गई। वहीं 37 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 37 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जो है तैनात किए गए। हम आपको बता दें कि सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है परीक्षा की निगरानी की जाएगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी ताकि जो है जो नकलची किस्म के लोग हैं उनके नकल कसा जाए। वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात है। हम आपको बता दें नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो है सशक्त प्रशासन जो है और पुलिस बल गोरखपुर में तैनात है। वहीं दूर दराज से आए पीसीएस की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी आज गोरखपुर में परीक्षा करते नजर आए। संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाए रखते हैं। अवनीश मणि, गोरखपुर इंडिया। वैसे तो हमारे देश में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज भी कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला आगरा से आया, जहां बेटी के होने पर महिला ने अपने ही पति से विवाद कर लिया और विवाद इतना बढ़ गया कि अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पर पहुंच गया है। क्या कुछ पूरा विवाद है, ये विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी जिशान अहमद। आगरा पुलिस परामर्श केंद्र में अजीबोगरीब मामले देखने को मिलते हैं। वहीं एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सुना वो सुनकर दंग रह गया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, एक विवाहिता ने अपने बेटी को जन्म दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि बेटे को जन्म दे, लेकिन इसके बावजूद वह अपने पति से लगातार विवाद कर रही थी, जिसको लेकर 2 माह से वह अपने मायके में रह रही थी। लेकिन ये मामला आगरा पुलिस परामर्श केंद्र में पहुंचा, जहां पर पुलिस की सूझबूझ से उस जोड़े को समझा बुझाकर राजीनामा कराया गया, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी कल निरीक्षण किया था। जिसके बाद ये मामला उनके भी सामने आया, जिसके बाद बबीता चौहान ने इस जोड़े को समझाया और पत्नी की डांट भी लगाई। जिसके बाद ये जोड़ा की समझौता होने के बाद उनको विदा कराया गया। और कह सकते हैं आगरा पुलिस के द्वारा जो परामर्श केंद्र है वह लगातार ऐसे मामलों में समझौता कराने का काम कर रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी को लेकर कई होर्डिंग्स लगवाई गई और ये होर्डिंग लगने के बाद रायबरेली में ठंड के मौसम में भी राजनीति गर्मा गई है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की गई है। इसके बाद कांग्रेसियों में इस टिप्पणी को लेकर आक्रोश बढ़ गया। क्या कुछ होर्डिंग में लिखा गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में होर्डिंग लगाकर लोगों के द्वारा जवाब मांगा जा रहा है। बता दें कि इसके बाद रायबरेली की राजनीतिक पारा हाई हो गई है। जिस तरह से बढ़ती ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, ऐसे में राहुल गांधी से जिस तरह से होर्डिंग लगाकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा जवाब मांगा गया, उसके बाद देखा गया कि कांग्रेसियों में भी हलचल मच गई। इतना ही नहीं, युवा कांग्रेसियों के द्वारा जो बोर्ड लगाए गए थे उसको फाड़कर आक्रोश जताया जा रहा है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा होर्डिंग लगाई गई और होर्डिंग में जिस तरह से जवाब मांगा गया है, साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने एक सांसद से धक्का मुक्की की, ऐसे में उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, रायबरेली शर्मिंदा होने की भी होर्डिंग रायबरेली में देखने को मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से राजनीतिक पारा हाई हो गया है, ऐसे में किस तरह से कांग्रेसियों के द्वारा जवाब दिया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार लगाया और दूर दराज से आए फरियादियों की सीएम ने फरियाद सुनी। साथ ही कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। क्या कुछ रहा इस दौरान खास, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन था। हम आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने गौ पूजा की और जो है गौशालाओं का मंदिर पर घूम करके लोगों का सुनिएगा। वहीं दूर दराज से आए फरियादियों की फरियादी थे। सबसे अधिक जो मामले थे वो भूमि विभाग को लेकर के आए थे, महिला अपराध संबंधी का। हम आपको बता दें 400 से ऊपर फरियादी सबसे अधिक महिलाएं कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका पैसे की। खबर लखनऊ से है, जहां पत्नी से पड़ोसी के अवैध संबंधों का विरोध करना एक मजदूर को महंगा पड़ गया। क्या कुछ है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। लखनऊ में दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात घटी, जहां पर एक युवक की उसके मासूम बेटे के सामने ही लाठी डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। कहा जा रहा है कि अवैध संबंधों में बाधक बनने पर युवक की हत्या की गई है। पूरा मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के जबरौली गांव का है, जहां पर एक युवक अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी उसका पड़ोसी सोनू वहां पहुंचता है और उसके मासूम बेटे के सामने ही लाठी डंडे से पीटकर रमेश नाम के शख्स की हत्या कर देता है। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सोनू मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सोनू का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसमें रमेश बाधक बन रहा था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए 2 टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल यह सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।